हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन में लेके आया हूं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, एक जज ज्यादा पावरफुल होता है या ऑन दी अदर हैंड एक आईएएस ऑफिसर ज्यादा पावरफुल होता है। सो आज इन दोनों कंपैरिजंस के अंदर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किसके पास कौन सी पावर ज्यादा है, किसके पास कौन सी फैसिलिटीज ज्यादा है, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो यार लाइक जरूर करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि ऐसी वीडियो सबके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं जज की और मैं बात करूं एक आईएएस ऑफिसर की या एक सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर को एक सिविल सर्वेंट कह लेते हैं, तो दोनों ही एक डाइवर्स फील्ड के अंदर काम करते हैं। जो एक सिविल सर्वेंट है वो किस चीज में काम करता है, वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करता है, वेयर एज जज सारी जुडिशियल टास्क के अंदर हैंडल करता है। तो यानी कि पावर का जो डोमेन है वो सेम नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट जगह पे काम करते हैं, लेकिन किसके पास अल्टीमेटली पावर ज्यादा है एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले सैलरी के बारे में बात करूं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्लासिफाई कर लें। अब देखो यार, आईएएस ऑफिसर्स अलग अलग पोजीशन पे होते हैं एंड जजेस भी अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। तो अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो एक सिविल जज की सैलरी जो होती है वो एक एसडीएम से ज्यादा होती है, ठीक है। जो एक डिस्ट्रिक्ट जज की सैलरी होती है वो एक डीएम से ज्यादा होती है। जो हाईकोर्ट जज की सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट जो प्रिविलेजेस होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है उसके जितनी होती है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी जो सेक्रेटरी लेवल पे या जो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे पर्सन होता है, सिविल सर्वेंट होता है, उसके बराबर होती है। तो अगर हम लोअर लेवल पे देखें तो जुडिशरी के अंदर सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट चीज है फ्रेंड्स आंसरेबिलिटी की या इंडिपेंडेंस की। तो कौन ज्यादा इंडिपेंडेंट है, एक जज ज्यादा इंडिपेंडेंट है या एक सिविल सर्वेंट ज्यादा इंडिपेंडेंट है? तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं कि जुडिशरी के ऊपर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके ऊपर कोई और प्रेशर नहीं होता, इसके ऊपर गवर्नमेंट का इजीली डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता, कोई पॉलिटिशियन का प्रेशर नहीं होता। हाँ, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर सुपीरियर जुडिशरी का होता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो आंसरेबल होते हैं हाई कोर्ट को और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो आंसरेबल होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन वो किसी और थर्ड पार्टी को आंसरेबल नहीं होते। एंड मैक्सिमम क्या होगा, अगर कोई गलत ऑर्डर पास हो दिया तो वो कर दिया गया तो वो अपील में चला जाएगा। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्री अगर सिविल सर्वेंट के बारे में बात करें तो यहां पे इंडिपेंडेंस कम है। एक सिविल सर्वेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, गवर्नमेंट का प्रेशर भी होता है, लोगों का प्रेशर भी होता है। तो अगर मैं प्रेशर एज वेल एज इंडिपेंडेंस के बारे में बात करूं तो सुपीरियरली जुडिशरी के अंदर इंडिपेंडेंस ज्यादा है और एक सिविल सर्वेंट के पास इंडिपेंडेंस कम है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं ऑर्डर्स अगर पास करता है कोई, यानी कि ऑर्डर पास किए जाते हैं, तो अगर जुडिशरी में कोई ऑर्डर पास कर रहा है तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए किसी मैजिस्ट्रेट ने गलत ऑर्डर पास किया तो अपील में डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला जाएगा, मैजिस्ट्रेट को कुछ नहीं होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज ने गलत ऑर्डर पास किया तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि यहां पे एक हायरार्की है, वेयर एज कोई भी आईएएस ऑफिसर जुडिशियल ऑफिसर को अपने पास बुला के ये नहीं कह सकता कि तुमने गलत ऑर्डर कैसे पास किया। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर कोई सिविल सर्वेंट ऑर्डर पास करता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करता है, तो वो जुडिशरी में चैलेंज हो सकता है। यानी कि एक सिविल सर्वेंट जज को अपने पास समन नहीं कर सकता, लेकिन एक जज एक सिविल सर्वेंट को अपने पास समन करके अपने कोर्ट में बुला सकता है और उसको सारे आंसर्स देने के लिए कंपेल कर सकता है कि जो जो चीजें, जो जो ऑर्डर उसने पास करे वो किन किन ग्राउंड्स पे करे हैं, उस चीजों पे उसको ऑर्डर अगर उसने पास करे तो उसके ऊपर उसको आंसरेबिलिटी देनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स अगर मैं फैसिलिटीज एंड प्रिविलेजेस के बारे में बात करूं तो श्योरली जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती है एज कंपेयर टू जुडिशरी। और लेकिन अगर मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूं तो हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनके पास एक्सेप्शनल फैसिलिटीज होती है, एक्सेप्शनल उनके पास प्रिविलेजेस होते हैं। तो जितना किसी ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आईएएस लेवल के ऑफिसर के पास या सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर के पास प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज होते हैं, वो सारी ही फैसिलिटीज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास भी होते हैं। एंड जो एसडीएम के पास जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं उतनी फैसिलिटीज एक सिविल जज के पास भी ऑलमोस्ट एंड एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिमूवल एंड ट्रांसफर। अब रिमूवल एंड ट्रांसफर की क्या बात है कि जुडिशियल ऑफिसर्स को रिमूवल और ट्रांसफर उनका करना इजी नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो जुडिशरी का ट्रांसफर नहीं कर सकती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। वेयर एज अगर मैं
सिविल सर्वेंट्स के बारे में बात करूं तो वहां पे रिमूवल एंड ट्रांसफर इजी है। गवर्नमेंट चाहे तो ट्रांसफर कभी भी ओवरनाइट एक डिस्ट्रिक्ट से उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज सकती है, और अगर किसी सिविल सर्वेंट ने बहुत ही गलत काम किया है तो उसको सर्विस से भी निकाला जा सकता है। और फ्रेंड्स एक और बात मानी जाती है कि मान लीजिए डायर नीड है तो गवर्नमेंट मैनेजर्स को भी रिक्रूट करके सिविल सर्वेंट्स का काम उनको दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनको दे सकती है। यानी कि सिविल सर्वेंट्स बाहर से लेके आए जा सकते हैं, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर्स बाहर से लेके नहीं लाए जा सकते। सिर्फ और सिर्फ जो एडवोकेट्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, वहीं से ही जुडिशियल ऑफिसर्स बनाए जा सकते हैं। तो यानी कि जज को हटाना बहुत मुश्किल है, इंपीचमेंट करनी पड़ेगी, वेयर सिविल सर्वेंट को हटाना आसान है। तो फ्रेंड्स ये तो सारी चीजें थी कि भाई जुडिशरी के पास जहां पे ज्यादा पावर है। अब कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जहां पे सिविल सर्वेंट्स के पास ज्यादा पावर होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉरेन ट्रैवल करने की, तो फॉरेन ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज जुडिशरी के अंदर काफी कम मिलती है, वेयर सिविल सर्वेंट्स को बहुत बार अपॉर्चुनिटीज मिलती है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सेमिनार्स के ऊपर इनको अब्रॉड जाना पड़ता है। ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज सिविल सर्वेंट्स के पास ज्यादा रहती है। उसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल पावर्स के बारे में बात करूं तो जुडिशरी के पास लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स होती है। डिस्ट्रिक्ट जजेस, मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के जजेस के पास लिमिटेड फाइनेंशियल पावर होती है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास तो चलो इनफाइनाइट होती है, बट सिविल सर्वेंट्स के पास अगर कंपेयर करी जाए तो ज्यादा फाइनेंशियल डिसीजन सिविल सर्वेंट्स लेते हैं। लैक्स, करोड़, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एंड लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस के डिसीजन सिविल सर्वेंट्स लेते हैं। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल पावर्स जो ज्यादा होती है वो सिविल सर्वेंट्स के पास होती है। अब फ्रेंड्स अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूं तो एक जुडिशियल ऑफिसर बनने में कंपटीशन कंपैरेटिवली काफी कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर 600 सीट्स है तो 60,000 बच्चे होते हैं, 100 सीट्स है तो 20,000 बच्चे होते हैं। वेयर एज अगर मैं सिविल सर्वेंट्स के बारे में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 700, 800, 900 सीट्स के लिए मैक्सिमम 10 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं। तो एक सिविल सर्वेंट बनना डेफिनेटली एक टफर टास्क है एज कंपेयर टू अ जुडिशियल ऑफिसर। एंड अगर फ्रेंड्स मैं प्रमोशन के बारे में बात करूं तो प्रमोशन अगर कोई मैजिस्ट्रेट है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा, एट लास्ट हाई कोर्ट का जज बन जाएगा। कोई भी अगर मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर है तो वो एसडीएम बन सकता है, फिर डीएम बन सकता है, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकता है, फिर यूनियन सेक्रेटरी बन सकता है, इनफैक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी वो जा सकता है। तो यानी कि प्रमोशन के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिविल सर्वेंट्स के पास ज्यादा होती है, वेयर एज जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कम होती है। एंड अगर फ्रेंड्स मैं वर्क फील्ड के बारे में बात करूं तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं अपने कोर्ट रूम्स के अंदर, और उनको पब्लिक से भी डील करना होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट से डील करना होता है। वेयर एज जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका वर्क डायमेंशन और वर्क फील्ड काफी ज्यादा डाइवर्स होती है। उनको गवर्नमेंट से भी डील करना है, लोगों से भी डील करना है, और इनफैक्ट जुडिशरी से भी डील करना है। हर एक जगह पे उनको डील करना होता है, बहुत ट्रैवल भी उनको करना पड़ता है। तो इसीलिए उनकी जॉब थोड़ी सी ज्यादा डायनामिक होती है, वेयर एज जुडिशरी की जॉब जो होती है वो थोड़ी सी मोनोटोनस होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम फाइनल कंक्लूजन निकालें कौन ज्यादा पावरफुल है, एक जुडिशियल ऑफिसर या एक आईएएस ऑफिसर, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही हाईली रिस्पेक्टेड है, हाईली ही कॉवेटेड जॉब है, और हर कोई कभी ना कभी, जो भी लॉयर बच्चा होता है वो जज बनने का उसका कभी ना कभी सपना होता है, और कोई भी जो ग्रेजुएट होता है उसके मन में कभी ना कभी एक आईएएस ऑफिसर बनने की एक अर्ज हमेशा आती है। तो दोनों ही बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशंस है, दोनों के पास ही अपनी अपनी पावर्स है, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड्स में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड दोनों सोसाइटी के लिए काम करते हैं। हाँ, कहीं पे जुडिशरी के पास थोड़ी सी पावर है, कहीं पे आईएएस ऑफिसर्स के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर है, बट ये पूरा चेक और बैलेंस का सिस्टम है जो इंडिया को कंट्रोल करके रखता है। तो फ्रेंड्स ऑल्दो मैं खुद एक लॉयर हूं, लेकिन मैं ना ही जुडिशियल ऑफिसर्स की साइड लूंगा ना ही मैं आईएएस ऑफिसर्स की साइड लूंगा। ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है या किसकी जॉब ज्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर यार मैंने आपको बताया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसके पास ज्यादा पावर है, जुडिशियल ऑफिसर के पास या सिविल सर्वेंट के पास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।